तेलंगाना में आज वोटिंग, 119 सीटों पर चुनाव। तेलंगाना में आज जनता अपनी सरकार तय करेगी और ये आम जानकारी आपको हम बता दें तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2290 प्रत्याशी हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 3 सांसदों को मैदान में उतारा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कांग्रेस ने भी तीनों सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट, तो सिर्फ 1 सीट मिलने की बात सामने आई थी और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम खबर, जहां पर शाम 5 बजे तक वोटिंग की बात, 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता करेंगे। तो यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला। मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है और कांग्रेस ने, आपको बता दें कि यहां पर जीत के लिए कई लोगों को उतारा, अपने सांसदों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर चुनाव की बात सामने आई। तो कुल 119 सीटों पर चुनाव की बात, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। 2290 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। और 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने भी वोट डाला है। राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव देखने को मिलता है और यहां पर बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दें। और भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस ने भी तीनों सांसदों को उम्मीदवार बनाया और ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उतारे हैं उम्मीदवार। तो ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 चुनाव में बीजेपी को मिली थी सिर्फ 1 सीट, तो 2018 में बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी और राज्य की 45 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव देखने को मिला है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2018 में 140 महिला उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 की बात सामने आई। तेलंगाना विधानसभा की कुल 119 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। आम खबर आपको हम बता दें, भाजपा ने तीनों सांसदों को मैदान में उतारा। हैदराबाद में एक्टर जूनियर एनटीआर ने वोट डाला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच में मुकाबले की बात सामने आई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। कांग्रेस ने भी तीनों सांसदों को उम्मीदवार बनाया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं,
तो मुख्यमंत्री केसीआर 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तेलंगाना चुनाव भाजपा ने 3 सांसदों को मैदान में उतारा है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ में चुनाव विशेषज्ञ एस हनुमंत राव जी जुड़ चुके हैं। हनुमंत जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आज तेलंगाना के रण की शुरुआत हो चुकी है, 119 सीटों पर वोटिंग। अगर इस पूरी विधानसभा की बात करें, किस नजर से आप देखते हैं? यहाँ बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होता है। जी, लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो सिमट करके बीआरएस और कांग्रेस के बीच में आ गया और सीधी लड़ाई दोनों पार्टियों की। और बीजेपी जो अब से 6 महीने पहले तक की लड़ाई में दिख रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक उनके प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया गया। पहले बंडी संजय को बनाया गया था प्रदेश अध्यक्ष, और वो खासे केसीआर की जो सरकार थी उसके खिलाफ एक माहौल बनाने में वो काफी हद तक कामयाब हुए। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब बंडी संजय को हटा करके जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री भी, उनको जब पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद कहीं बीजेपी स्लो डाउन हुई। और जिस तरीके का आक्रामक रुख बंडी संजय ने अपनाया था केसीआर सरकार के खिलाफ, वो कहीं न कहीं से धीमा पड़ा। और कांग्रेस उसी पीरियड में कांग्रेस ने एक मजबूत नैरेटिव सेट करने में कामयाबी हासिल की। और इस समय जो स्थिति है मैदान या ग्राउंड, वो कांग्रेस बनाम बीआरएस। ठीक है, यानी कांग्रेस बनाम बीआरएस। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत रही है और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर आमतौर पर बीजेपी बाकी के राज्यों में देखें तो काफी मजबूती के साथ उभरकर सामने आई, लेकिन तेलंगाना में ऐसा नहीं नजर आ रहा है। आप, मैंने जब सवाल किया तो कहा कि सीधी टक्कर है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस और यहाँ पर टक्कर किसी और के बीच में हो रही है, बीजेपी रेस से बाहर नजर आ रही है। और देखिए, लेकिन बीजेपी अपनी रेस में आगे बढ़ सके इसको लेकर उसने कई कदम उठाए, अपने सांसदों को उसने चुनाव में उतार दिया है। तो इस सब का कोई असर, क्या इस सब का कोई भी फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, देखिए, जिन मजबूत सांसदों को उतारा है उनकी अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो अपनी सीटें अब तक जीत सकते हैं और फेयर चांसेस हैं। लेकिन जिस तरह का पूरे प्रदेश में बीजेपी ने माहौल बनाया था बंडी संजय के नेतृत्व में, वो माहौल, वो धार कहीं ना कहीं वो कम पड़ी। अब इसके पीछे बहुत सारे विश्लेषण हैं। एक विश्लेषण ये भी है कि बीजेपी को लगा कि अगर जो तेलंगाना में वोट हैं वो बीजेपी और बीआरएस के बीच में विभाजित हो गए, तो इसका लाभ कहीं कांग्रेस को न मिल जाए। तो इसलिए ऐसा लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का, कि बीजेपी ने कदम पीछे खींचे और बीआरएस को केक वॉक देने की कोशिश की। और इसी चक्कर में ना तो बीआरएस को फायदा उसका ज्यादा मिल पाया, ना बीजेपी को मिल पाया। और कांग्रेस जो पिछले 6 महीने पहले नंबर 3 पे चल रही थी, आज वो नंबर 1 पे रही। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ यहाँ पर उभरी है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हनुमंत सर कि आखिर यहाँ पर कौन सी चीजें, क्योंकि 40 सीटें बताया जाता है, 119 में से ऐसी हैं जिन पर मुस्लिमों का प्रभाव ज्यादा रहता है। इस लिहाज से अगर देखें तो ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, ये जो 40 सीटें हैं, इसमें ज्यादातर सीटें जो है वो उत्तरी तेलंगाना की हैं। निजामाबाद, करीमाबाद, महबूबाबाद, जगत्याल, मंथली, ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ तेलंगाना का, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। और जो बीआरएस और एमआईएम के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, तो 2014 और 2019 में ये माइनॉरिटी वोट जो है वो बीआरएस की तरफ शिफ्ट हुआ था और बीआरएस को अच्छा खासा वोट मिला था। और आप जैसा जानती हैं कि एमआईएम एक तेलंगाना की पार्टी है, बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 9 कैंडिडेट करे और नॉर्थ तेलंगाना में उन्होंने एक तरह से बीआरएस के साथ समझौते के तहत सारी सीटें छोड़ दी, माइनॉरिटी वोट बीआरएस की तरफ जाए। लेकिन इस बार जो माइनॉरिटी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझाने में कामयाब हो गई कि पर्दे के पीछे बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों एक हैं। और इसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी वोट है वो उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि आपने पिछले दिनों कर्नाटका इलेक्शंस में भी देखा
कि माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिला था। तो उसी तरह का एक ट्रेंड जो है वो आपको तेलंगाना में भी देखने के लिए मिला। बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी, एक चीज ये भी है कि देखिए राहुल गांधी जब तेलंगाना को लेकर बात कर रहे थे उस दौरान हमने देखा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर लोकसभा के चुनाव में मोदी को हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को हराना पड़ेगा। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि साहब बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम, हाँ। जैसे हमेशा एमआईएम को आप देखिए उत्तर भारत में कहा जाता है कि ना वो बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम के लिए ये शब्द बहुत प्रयोग में लाया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो जब बीजेपी की बी टीम को उसको कहा जाता है, उसी तरह राहुल गांधी कहीं न कहीं जनता में ये भी संदेश देने में कामयाब हो गए कि जो बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति केसीआर की, वो भी यहाँ तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी और बीआरएस मिले हुए। तो एक जो मासेस में जो एक परसेप्शन गया वो कांग्रेस बनाम रेस्ट का चला गया, और जो लोग बीआरएस के खिलाफ थे या जो बीजेपी के खिलाफ थे या जो एमआईएम के खिलाफ थे, ये सारे इकट्ठा होकर के कांग्रेस की तरफ चले गए और कांग्रेस को वहां से चुनाव में अगड़ने का जो है एक मौका मिल गया या आगे जाने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से देखिए यहाँ पर तीनों ही, क्योंकि बीआरएस यहाँ पर अपनी सत्ता वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी पहली बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। 2018 के नतीजों पर भी नजर डालें तो बीजेपी की हालत काफी खस्ता हाल, महज एक सीट नजर आई थी। लेकिन अब क्योंकि अगर पूरे लोकसभा के स्तर से हम देखें तो बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की मजबूती ना बन पाना, क्या वजह है इसकी? नहीं, देखिए, बीजेपी कभी भी दक्षिणी राज्यों में मजबूत नहीं रही। पिछली बार जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को जो सीटें मिली उसमें बहुत बड़ा हाथ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का था, चाहे वो डी अरुणा लड़ी हो या जो भी प्रत्याशी थे। तो उनका अपना वोट भी था, बीजेपी का वोट था। लोग बीजेपी को एक विकल्प के रूप में तेलंगाना में देख रहे थे और बीजेपी का जो एक प्रो हिंदुत्व का एक नैरेटिव है उसको काफी हद तक वो तेलंगाना में पर्कुलेट करने में, डाउन द लाइन पर्कुलेट करने में वो कामयाब भी हुए थे। और 2020 में उनको इसका फायदा मिला, जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरह से उन्होंने कांग्रेस का सफाया कर दिया, 40 से ज्यादा सीटें उनको मिली। तो अर्बन इलाकों में बीजेपी ने अच्छी खासी पैठ बना ली थी और बहुत पिछले 2 सालों से बीजेपी बहुत सिस्टमैटिकली तेलंगाना में उन्होंने एक दो बड़ी एजेंसियों को भी हायर किया और बहुत गांव और मंडल लेवल से जो है उन्होंने अपनी रणनीति को बहुत पुख्ता रखा। ये पिछले 3 महीने पहले तक जो है बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर के लड़ रही थी और बहुत अच्छा भी कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भी शीर्ष रणनीतिकार हैं उनको ये लगा कि अगर बीजेपी और बीआरएस में ज्यादा टकराव होगा तो इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, शायद ऐसी कुछ सोच थी। उस वजह से बीजेपी ने थोड़ा कदम पीछे खींचा और मुझे लगता है कि ये कदम पीछे खींचना या एक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग बनाना बीआरएस के साथ में, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी के लिए घातक साबित हुआ। अगर बीजेपी ने वही एग्रेशन कायम रखा होता तो आज शायद बीजेपी अगर नंबर 1 की लड़ाई में ना होती तो आराम से नंबर 2 की लड़ाई में बीजेपी होती। ठीक है, ठीक है। और ओवैसी ने यहाँ पर 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, कोई असर पड़ेगा, कुछ फायदा मिलेगा इनको? नहीं, देखिए, ओवैसी का अपना एक हैदराबाद का जो ओल्ड हैदराबाद का इलाका है, हाँ, वो ओवैसी का गढ़ है और वहाँ आमतौर पे वो 7 प्रत्याशी। ये नुकसानदायक किसके लिए है? नहीं, ओवैसी का अपना एक रीजन है। देखिए, कुल तेलंगाना में उन्होंने मात्र 9 प्रत्याशी खड़े किए, सिर्फ एक प्रत्याशी उन्होंने जो जुबली हिल्स सीट पे खड़ा किया है अजहरुद्दीन के खिलाफ, वहां पे जरूर थोड़ा सा वो कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट करेंगे, वरना उनका जो इलाका है ग्रेटर हैदराबाद, ओल्ड हैदराबाद का, उसमें उनके 6 से 7 प्रत्याशी हमेशा जीतते रहे हैं और इस बार भी लगभग 6 से 7 प्रत्याशी आराम से वहां से चुनाव निकाल लेंगे। उनके लिए ज्यादा नफा नुकसान नहीं है, लेकिन जो वो वोट ट्रांसफर करते थे अब तक बीआरएस को, वहां पे इस बार माइनॉरिटी का वोट बीआरएस से कहीं ज्यादा
कांग्रेस ले रही है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो चुनाव पूर्व बीआरएस और एआईएमआईएम का जो समझौता है वो इस लिहाज से कमजोर। बिल्कुल। और देखिए, इस अगर तेलंगाना के रण की हम बात करें तो बताया जा रहा है महिलाएं बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं, क्योंकि महिलाओं के साथ जिस तरीके से वादे किए गए, बीआरएस ने भी अपने घोषणा पत्र महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। क्या इन बातों का असर क्या महिला निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी, इसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन उससे पहले हनुमान जी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि तेलंगाना के रण में महिलाओं की क्या भूमिका होने वाली है, जो वादे महिलाओं के साथ किए गए हैं क्या उन पर विश्वास उन महिलाओं को नजर आया है।